Hello friends, welcome to all of you on my channel. Myself प्रदीप कुमार मिश्रा। अब आज के इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे अपन कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस की। ठीक है, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, और भी ट्रिक्स हैं तो उनके वीडियो धीरे धीरे मैं डालता जाऊंगा और प्रैक्टिस टेस्ट भी डालता जाऊंगा, ताकि आपकी आने वाले एग्ज़ाम की जो है वो प्रिपरेशन होती रहे। अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है वो सबसे ज़्यादा चर्चित जो है वो पटवारी का एग्ज़ाम है। तो उसी के लिए बेसिकली मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आने की संभावना है उनकी वीडियोस बनाकर मैं डाल रहा हूँ। ये जो है ये प्रैक्टिस टेस्ट जो है ये पहला पार्ट है, इसके आगे भी आएंगे। तो प्लीज़, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन कहता है दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 80 मीटर है, एक ही दिशा में, ध्यान रखना एक ही दिशा में, ठीक है, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके 60 सेकेंड, 72 सेकेंड, 75 सेकेंड और 80 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस तरीके क्वेश्चन में करते हैं, जो टाइम निकालते हैं, अपन जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला लगना है, अपन को टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है उनको ऐड करेंगे और नीचे करेंगे दोनों चालों का अंतर, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है। यदि अलग अलग दिशा में जा रही, विपरीत दिशा में जा रही होती तो S2 प्लस S1 आ जाता। ठीक है, तो L1 प्लस L2 क्या है, 120 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 200 मीटर। S2 माइनस S1, 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा है, अपन को आंसर निकालना है कितने में, मीटर में आएगा, है ना, या सेकंड में आएगा, क्योंकि ऑप्शन सेकंड में दिए हुए हैं। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/80 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, स्पीड, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक दूसरे प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबा है जो, ठीक है, एक दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ मानना पड़ेगा कि माना कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो एक्स है। ठीक है, एक्स माना है। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, स्पीड, स्पीड क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। दूरी क्या होगी आपकी, प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी दोनों की लंबाई को जोड़ा जाएगा। तो अपन ने माना है कि रेलगाड़ी की लंबाई एक्स है, पहले प्लेटफॉर्म 162 मीटर लंबा है, तो उसको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय जो चाल है। ठीक है, ये पहली कंडीशन में है, चाल जो है वो 18 सेकंड दी है। सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी लंबाई तो वही रहेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 120 है, और टाइम जो है वो सेकंड में 15 सेकंड दिया हुआ है। तो इस तरीके से लिख लेंगे, और S1 और S2 बराबर होगा, क्योंकि रेलगाड़ी की जो चाल है वो उन्हें बदलने को नहीं कहा है, तो चाल तो वही रहेगी। तो जब S1 S2 बराबर है तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी, 90 मीटर। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि 15 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 12 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं 15, 16, 18 और 25। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 दिन में कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगते हैं, 15। तो एक दिन में कुएं को खोदने के लिए जो व्यक्ति लगेंगे वो कितने लगेंगे, 15 इंटू ये 20। जब 20 दिन में जो व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति मिलकर कुआं खोदते हैं, तो एक दिन में कुआं कितने लोग खोदेंगे, 15 इंटू 20। ठीक है,
तब 12 दिन में कुएं खोदने के लिए व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 15 × 20/12। तो ये कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, मतलब एक दिन में इतने व्यक्ति चाहिए पड़ेंगे और 12 दिन में इतने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे एवं 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरने में समय कितना लगेगा? वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे। तो इस तरीके के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप कि जो एक नल है, जो दूसरा नल है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? पहला और दूसरा नल उसको भर रहे हैं। ठीक है, तो एक नल को भरने में जो 1 घंटे का जो भाग होगा उसका, तो कितना होगा? 1/3। दूसरे नल का जो हौज को भरने में भाग होगा, उसके द्वारा जो 1 घंटे में भाग हौज का भरा जाएगा, वो क्या होगा? 1/4। अब खाली करेंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे और ये तीसरे नल का 1 घंटे में हौज को खाली करने वाला भाग है, तो इसको माइनस करेंगे। तो इस तरीके से जो क्या होगा? 3 नलों द्वारा हौज को 1 घंटे में जो भाग भरा जाएगा वो कितना होगा? 1/3 + 1/4 - 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/12। तो जस्ट इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको इस तरीके से ऐड करके इसका उल्टा कर देते हैं, तो वो टोटल को भरने में समय आ जाता है। तो हौज को भरने में समय कितना लगेगा? 12 घंटे। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं 52 रुपये, 56 रुपये, 68 रुपये और 72 रुपये। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा वाला? CP = 100/100 - L × SP। CP क्या है? CP है कॉस्ट प्राइस और SP क्या है? SP है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 48 रुपये में जब बेचते हैं, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो SP कितना हो गया? 48। और हानि है कितनी? 20%। तो L मतलब लॉस है यहाँ पर, तो लॉस को यहाँ माइनस कर देंगे, तो जो CP है वो क्रय मूल्य आ जाएगा। ये क्रय मूल्य कब का आएगा? जब वस्तु को 48 रुपये में बेचते हैं और 20% हानि होती है, तब उस टाइम के लिए क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका? 100/100 - 20 × 48। तो ये हो जाएगा 60। मतलब ये तब का है जब 48 रुपये में बेच के 20% हानि होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब आपको निकालना है क्या कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका जब प्रॉफिट जो है वो 20%। तो अपन मान लेते हैं कि जो CP है वो X रुपये है। ठीक है, और P प्रॉफिट है जो 20% है। तो SP जो सेलिंग प्राइस होता है वो इस कंडीशन में, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉस्ट प्राइस दिया रहता है और प्रॉफिट या लॉस दिया रहता है, तब SP सेलिंग प्राइस क्या होता है इसका? X का 120%। यदि यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस दिया होता तो उसको अपन X का 80% कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, आप क्रॉस करके उसको निकाल सकते हो। तो आप क्या है, ट्रिक याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। ट्रिक और भी इसके लिए मैंने वीडियो जो है वो पहले डाल चुका हूँ, तो उनको ज़रूर देखिए। ये प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो SP क्या है? 120% किसका? X का। X का, ठीक है, X क्या है? X यहाँ का सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है जो अपन ऊपर निकाल चुके। क्वेश्चन के हिसाब से अपना X क्या है? 60 रुपीज़। तो 60 का 120% कितना आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि, ठीक है, 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, 625, 600, 650 या 665। ठीक है, तो आपको देखो किस तरीके से निकालना पड़ेगा इसको। लॉस क्या होता है? लॉस मतलब हानि। हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस तभी होगा जब आपका क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य जो है वो कम रहेगा। और प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है, उसको बनाने में जो लागत आती है, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, जिसको अपन खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस, वो कम होगा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, अपन को इस क्वेश्चन में दोनों कंडीशन दी हुई है, तो अपन को दोनों को लेके चलना है और निकालना क्या है? निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो अपन मान लेते हैं कि माना कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस एक्स है। ठीक है, अब पहली कंडीशन के हिसाब से क्या दिया? एल माइनस पी, उसमें दिया हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है कि लॉस और प्रॉफिट का जो अंतर है वो 50 है। ठीक है, क्योंकि ऐसा अपन को क्वेश्चन में बोला है। तो एल जो है सी पी माइनस एस पी, तो सी पी क्या है आपका? एक्स, एक्स माइनस 560 माइनस पी कितना है आपका? सेलिंग प्राइस 720 क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस एक्स मतलब सी पी अपन एक्स माने हैं। और इन दोनों का अंतर जो है वो क्या दिया हुआ है? 50। अंतर इन द सेंस उन्होंने बोला है कि 720 रुपये में बेचने पर हुआ जो लाभ है ये। ठीक है, सेलिंग प्राइस 720 है और 560 जब उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, सॉरी, जब उसका सेलिंग प्राइस ये है 560, तब लॉस होगा। और जब इतना क्रय मूल्य होगा, सॉरी सेलिंग प्राइस होगा, तो ये प्रॉफिट में चला जाएगा। तो इन दोनों का अंतर 50 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 665। ये अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स और एक्स 2x हो जाएगा। और ये माइनस माइनस है तो दोनों 1330 हो जाएंगे। उसको इस तरफ लेके आओगे तब होगा 1330 टोटल। उसको डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा आपका? 665। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो 10 मीटर दी हुई है, यदि इसकी भुजा को 15% से कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत कम हो जाएगा या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, कितना प्रतिशत कम हो जाएगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी। ट्रिक वाले मेरे वीडियोस पहले से ही मेरे चैनल पर हैं, तो आप जाके देख सकते हैं कि इसके लिए क्या ट्रिक यूज़ होगी। तो इसके लिए जो ट्रिक यूज़ होगी वो इस तरीके से होगी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा को जब कम किया जाता है किसी प्रतिशत से, तो उसके क्षेत्रफल पर जो प्रभाव पड़ता है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है। जैसे इसकी भुजा को m% कम किया जाता है तो फॉर्मूला बनता है 2m माइनस एम स्क्वायर अपॉन 100। तो m की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है? 15%। ठीक है, m हो गया 15%, तो कमी जो होगी 2 × 15, 2 × 15 माइनस m कितना है? 15 का वर्ग बटे 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 2.25। इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 27.75। तो ये आपका आंसर होगा 27.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है कि कोई दुकानदार जब टीवी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर देता है तब उसकी बिक्री 20% से घट जाती है, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, बस ऑप्शन दिए हुए हैं। 30% की वृद्धि होगी, 30% की कमी होगी, 20% की वृद्धि होगी या 20% की कमी होगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो ट्रिक मैंने बताई है वो मेरे वीडियो पहले से डले हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं प्रतिशतता वाले मेरे वीडियो के परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो अब इसके लिए ट्रिक क्या यूज़ होगी कि जब वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि कर दी जाती है और n% उसकी बिक्री कम हो जाती है, यहाँ उसकी बिक्री आएगा, उसकी बिक्री बिक्री n% से कम हो जाए तो दुकानदार की आय पर जो प्रभाव पड़ेगा या वृद्धि या कमी जो होगी, उसके लिए फॉर्मूला होता है m माइनस n माइनस m × n अपॉन 100। तो m मूल्य की वृद्धि है,
एन बिक्री की कमी है, ठीक है। तो एम दिया हुआ है 50%, एन दिया हुआ है 20%। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, 50 माइनस 20 माइनस 50 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20%। यही आपकी वृद्धि होगी। वृद्धि किस लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं वही 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन जो हैं वो 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। सॉरी, तो ये मैंने इसलिए लिया है क्वेश्चन ताकि आपको ये ट्रिक जो है वो अच्छे से बनने लगी कि इस तरीके क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व आप किस तरीके से करोगे। तो 4 करोगे तो अपने आप आपसे बनने लगेगा एक ही वीडियो में मेरे। तो देखो, कोई राशि ने दिया हुआ है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 4 गुनी हो रही है। तो जो राशि 9 वर्षों में 4 गुनी हो रही है वो 8 गुना कितने वर्षों में होगी, 7 गुना कितने वर्षों में होगी, 81 गुना कितने वर्षों में होगी और 124 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो पी है, पी प्रिंसिपल मूलधन राशि, ठीक है, ये साधारण ब्याज पर है और ये ट्रिक साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन पर ही अप्लाई होती है। 9 वर्षों में 4 गुनी हो रही है, तो पी जो है वो 4, यहाँ जो ये 4 है, यहाँ 3 ने प्रिंट किया है बुक वालों ने, तो ये क्या है 4। तो पी जो है वो 4p में कन्वर्ट हो रहा है कितने सालों में, 9 सालों में। तो इस तरीके से आप लिख लोगे, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पी जो राशि है वो 4p में बदल गई है कितने सालों में, 9, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि पी 4p माइनस पी, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना अंतर हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, 4p माइनस पी, तो ये 3p के बराबर बदलाव हुआ है, 3p के बराबर बदलाव हुआ है। तो यह इस तरीके से ने प्लस कर दिया है, p प्लस 3 इक्वल टू 4p, मतलब जो अंतर है वो कितना हुआ है, 3 के बराबर। तो 3p जो है वो किसके बराबर हुआ, 9 साल के बराबर, ठीक है। तो 3p 9 साल के बराबर हुआ, 3p इक्वल टू 9 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ इसने फिर में प्रिंट किया है, इसको यहाँ 3p नहीं लिखना है, इसको p बस लिखना है, p इक्वल टू 9/3, ठीक है। p इक्वल टू 9/3, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसके आगे क्या करना है अपन को, p की वैल्यू जो है वो 3 आ चुकी है। अब अपन को बताना है कि वह राशि जो 9 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है वह 8 गुना, पहला ऑप्शन था आपका 8 गुना, 8 गुना कितने वर्षों में होगी, ठीक है। तो p को कन्वर्ट करना है 8p में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 7p, ठीक है। ये इनने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है, p और 8p में कितना अंतर है, वो है 7p का बराबर। और p कितना है आपका, p जो था वो 3 आया था, ठीक है। तो जो राशि होगी वो आपकी 7p, मतलब 7 × 3, 21 वर्ष में आपको, 21 वर्ष में वो राशि 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको p पहले निकाल लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि इनमें अंतर कितना है, जो भी आता है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि आपको निकालना क्या है, आपको एक्चुअल में 7 × p निकालना है, p अपन निकाल चुके हैं। उसी तरीके से जब 7 गुना निकालने को बोला जाएगा तो p जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 7p में, ठीक है। तो इनके बीच में अंतर कितना है, p प्लस 6p इक्वल टू 7p, मतलब 6p निकालना है, ठीक है। 6p मतलब p 3, 6 3 18, ठीक है, 18 बार। इसी तरीके से जब 81 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, 81 गुना निकालना पड़ेगा, तो p जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 81 में, p प्लस 80p। अब आपको कितना निकालना है, 80p, 80 गुना इससे बढ़ाना है, इसमें जो ईयर है वो ईयर जो ऊपर रहेंगे ये ईयर रहेंगे और ये 80p इसमें ऐड किया जाएगा, तब ये 81p बन पाएगा। तो 80p निकालना है आपको, तो 80p क्या हो जाएगा, सॉरी ये 80p, तो ये हो जाएगा 80 × 3, ये आ जाएगा आपका 240। इसी तरीके से आपको निकालने को आता है 124 गुना, तो p 124 में कन्वर्ट होगा, इनके बीच में अंतर कितना होगा, 123। तो 123 इंटू p 3 दिया हुआ है, 123 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 369 ईयर, ठीक है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज में ही ये ट्रिक अप्लाई होती है, ये आपको याद रखना है।